गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। शिक्षा सेतु में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं आपको क्लास 8th का विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, जिसे हिंदी में हम कहते हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फसल, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं। अब हम जानेंगे कि फसल किसे कहते हैं। तो आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे आसपास के एरिया में फसल बोया जाता है। तो फसल की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होती है। तो जब एक ही किस्म के पौधों को, अर्थात एक ही वैरायटी के प्लांट्स को बहुत बड़े स्तर पर बोया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जैसे कि गेहूं। तो गेहूं से तात्पर्य यह है कि अगर हमने गेहूं की फसल ली है तो पूरे खेत में हम सिर्फ ऑल प्लांट्स जो लगाएंगे, हम सिर्फ गेहूं के ही लगाएंगे। तो एक विशाल स्तर पर जो तैयार होगी गेहूं की फसल, वो इस फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप फसल से समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन सी पद्धति अपनानी पड़ती है। मतलब एक क्रम होता है पूरा कि किस प्रकार से हम फसल का उत्पादन करते हैं। तो उसको हम लिखते हैं कि कृषि पद्धति। इसके अंतर्गत विभिन्न पॉइंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम जाकर पौधा लिया हमने और डायरेक्ट खेत में लगा दिया, इस प्रकार से नहीं होता है। एक पूरा क्रम होता है, सिस्टमैटिक। तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्रम होता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को क्यों तैयार करना पड़ता है? ताकि, क्योंकि मिट्टी इसलिए तैयार की जाती है ताकि पौधा जो है आसानी से ग्रोथ कर सके। और हल के द्वारा, आप सभी हल से परिचित होंगे, हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी की जो लेयर्स होती हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया जाता है ताकि वो छिद्र युक्त, पोरस युक्त बन सके और उसमें सूक्ष्म जीवाणु या केंचुए जो होते हैं वो पनप सके। और इससे क्या होगा, मिट्टी जो है वो पोली हो जाएगी, आपकी छिद्र युक्त हो जाएगी, ताकि जो पौधा जब ग्रोथ करेगा तो जड़ को नीचे फैलने में आसानी होगी। अगर जड़ आसानी से ग्रोथ करेगी तो पौधे की हाइट भी अच्छी होगी और हमें अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं और इस क्रिया को, है ना, हल के द्वारा मिट्टी को उलट पलट करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है हमारी जुताई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मिट्टी तैयार करने के बाद हम बुआई करते हैं खेतों में, अर्थात बीज लगाते हैं। ठीक है, तो बीज लगाने के लिए सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है। बीज अगर हम मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि वो बीज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं? तो इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक बर्तन लें और उसमें हम बीजों को डाल दें। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें वजन होगा, तो वो नीचे तली में चला जाएगा। ठीक है, अगर बीज हल्का हुआ तो वो ऊपर पानी में बहुत ऊपर तैरने लग जाएगा। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं जो बीज अंदर पानी में डूब जाएंगे पूरी तरीके से, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, वो हेल्दी सीड होंगे। तो इस प्रकार हम बीजों का चुनाव कर सकते हैं। देन जब हम बुआई करते हैं खेतों में तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा हम बीज जो रोपण हो रहा है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर हो, ताकि हर पौधे को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर जगह मिल सके। उसके बाद हमारा तीसरा क्रम होता है हमारा खाद व उर्वरक, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, अब लगातार जब हम खेतों से फसल उगाते ही जाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें खाद या उर्वरक मिलाते हैं। अब खाद क्या होती है? तो खाद जो होती है वो जैविक अपशिष्टों से प्राप्त की जाती है, अर्थात कि जंतु जो जैसे कि गाय भैंस हो गई, है ना, जिनको हम अपने घरों में पालते हैं,
अब उनसे निकलने वाले जो जंतु अपशिष्ट होते हैं अर्थात गोबर, मलमूत्र या फिर सड़ी गली पत्तियां, सब्जियों के छिलके, इन सभी को क्या किया जाता है, एक गड्ढा करके उनमें इनको डेली हम फेंकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि केंचुए और दूसरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो जो गोबर और जो दूसरे व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खाद में बदल जाते हैं। उस खाद का जब हम खेत में छिड़काव करते हैं तो उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत होती है। और उसके बाद होता है हमारा उर्वरक। अब उर्वरक क्या होता है कि उर्वरक को हम घर पर तैयार नहीं कर सकते, जिस प्रकार से हम खाद को घर पर बना सकते हैं पूरी तरीके से, बट उर्वरक को हम घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसे जो है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और तो खाद और उर्वरक का छिड़काव करना बहुत जरूरी है ताकि पौधा आसानी से ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हम दोनों में अंतर भी देख सकते हैं। क्या होता है, जो खाद होती है वो पौधों के अवशेषों से बनाई जाती है ना, गोबर से, सड़ी गली पत्तियां से, सब्जियों के छिलके, ये सभी व्यर्थ पदार्थों से। और जो ये उर्वरक होता है ये रासायनिक पदार्थ होता है। खाद जो है किसान स्वयं अपने घरों में बना सकता है, और उर्वरक जो है वो घर में नहीं बनाया जा सकता, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब आप बोलेंगे कि ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जिससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। ओके, तो खाद में ह्यूमस ज़्यादा होता है और उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और खाद में पोषक तत्व कम होते हैं, ठीक है, उर्वरक में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हम इसे फैक्ट्रियों में बनाते हैं तो हम इसमें अपनी इच्छा अनुसार उर्वरक तत्व मिला सकते हैं। तो ये दोनों में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगला पॉइंट है हमारा सिंचाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, बोने के बाद, बीज को बोने के बाद खाद या उर्वरक का छिड़काव करना, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंचाई। सिंचाई मतलब पौधों को समय समय पर पानी उपलब्ध कराना। जैसे कि हम जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, उससे हमारी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। और पौधे जो होते हैं आपको पता है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयंपोषी। तो पौधे कब ग्रोथ कर सकेंगे, जब उन्हें पानी मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसमें मेन चीज़ एक होती है सिंचाई, है ना। तो सिंचाई के भी दो तरीके, पुराने के ज़माने के जो लोग थे वो कई सारे तरीके अपनाते थे, जैसे कि चेन पंप के द्वारा, डेकली के द्वारा, रहट के द्वारा, इस प्रकार से वो अपने खेतों में सिंचाई करते थे। लेकिन अब जो कि साइंटिफिक ज़माना चल रहा है तो आधुनिक विधि के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाता है, आप सभी जानते ही हैं किसके द्वारा सिंचाई की जाती है, नहर के द्वारा, कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब दो आधुनिक तरीके भी अभी चल रहे हैं, जिसमें है एक स्प्रिंकलर मतलब कि छिड़काव तंत्र, ठीक है, और दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, दो सिस्टम हो गए हमारे। स्प्रिंकलर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं छिड़काव तंत्र। तो ये कैसे होता है कि एक पूरी जमीन होती है, अब स्प्रिंकलर सिस्टम उस जगह पर अप्लाई किया जाता है जहां पर भूमि असमतल होती है, मतलब प्लेन नहीं होती है। प्लेन भूमि होगी तो पानी सीधा जा सकता है, लेकिन अगर भूमि प्लेन नहीं होगी तो असमतल उबड़ खाबड़ भूमि, और हमें फसल उत्पादन करना है तो इस जगह पर हम कैसे सिंचाई करेंगे, और सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है उस पर ऊर्ध्व मतलब सीधे पाइप लगे हुए होते हैं और उनके ऊपर नोजल लगा हुआ होता है। जैसे ही आप बारिश देखिए आपने, फव्वारे के टाइप से
स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब ऐसा लगेगा कि बारिश हो रही है, उस प्रकार से जितने पौधे रहेंगे उन सभी को उन फव्वारों के माध्यम से पानी मिलता रहता है। और दूसरी विधि होती है हमारी ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम के द्वारा क्या होता है कि पाइप के द्वारा, ठीक है, छोटे छोटे पतले पाइप होते हैं, उन पाइप को ऑल प्लांट्स मतलब पूरे खेतों में बिछा दिया जाता है, जिससे बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी जाता है। इस प्रकार से पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। और ऐसी टेक्निक का यूज़ हम ऐसे स्थानों पर कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ये दोनों ही तरीके हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि असमतल भागों में पहले लोग खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से वो खेती उस जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंचाई। देन अगला टॉपिक है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। आपने देखा होगा कि जब भी हम फसल उगाते हैं या बोते हैं खेतों में, तो पौधों के साथ, फसली पौधों के साथ कुछ अनावश्यक दूसरे पौधे, मतलब जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो भी उग जाते हैं। अब हमने बोया गेहूं का पौधा, ठीक है, या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, कोई सा भी हमने फसल बोई खेत में, ज़रूरी नहीं गेहूँ, सोयाबीन या मूंग, ठीक है, हमने कुछ भी खेत में अगर बोया, तो बोने के बाद आप देखेंगे कि उसमें दूसरे व्यर्थ और दूसरे वैरायटी के पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, उस जगह से उन्हें हमें हटाना पड़ता है। मतलब उसे हम जो वेस्ट पौधे होते हैं उनको हम खरपतवार बोलते हैं। उन खरपतवारों को हमें उस जगह से निकालना पड़ता है, जिसे हम निंदाई के द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर हम खरपतवार से फसल की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो जो पोषक तत्व हमारे फसल वाले पौधों को मिलने चाहिए, वो पोषक तत्व उस अनुपयोगी पौधा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको भी मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि दोनों का भोजन डिवाइड हो गया, अर्थात जो पोषक तत्व हम हमारी फसल को देना चाह रहे थे वो अब डिवाइड हो गए। अब एक चीज़ अगर दो में बटेगी तो अंतर तो नजर आएगा, अर्थात हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो दूसरे पौधों को भी मिलने लग जाएगा। तो इस वजह से हमें ऐसा करना चाहिए कि खरपतवार को वहाँ से निकाल देना चाहिए, ताकि जो पूरे न्यूट्रिएंट्स है वो ओनली हमारी क्रॉप को ही मिले और हमारी फसल का जो पौधा है वो बहुत ही ग्रोथ करे और हमें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इसलिए हमें खरपतवार से फसल को बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। देन अगला हमारा टॉपिक होता है कटाई। ठीक है, अब खरपतवार से हमने पौधे की सुरक्षा भी कर दी। अब क्या होता है, धीरे धीरे फसल पकने लगती है ना। अब फसल जब पक जाती है खेतों में तो उसकी कटाई की जाती है। अब यदि खेत अगर छोटा है तो किसान क्या करते हैं कि दराती से ही उसको कटाई कर सकते हैं, और कटाई करने के बाद फिर अगर मतलब अनाज हमें अलग करना है, भूसा हमें अलग करना है, तो थ्रेसर के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, उस कटी हुई फसलों को थ्रेसर के द्वारा अनाज अलग प्राप्त कर सकते हैं और भूसा अलग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें जो भूसा प्राप्त होता है वो भी हमारे घरेलू उपयोग के लिए काम में आता है, क्योंकि हम जो हमारे किसान भाई होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसे अपने जंतुओं के लिए खाने के लिए रखते हैं। तो और जो बड़े स्तर के जो बड़े खेत होते हैं वहाँ पर हाथों से दराती के माध्यम से बहुत टाइम लग जाएगा कटाई करने में। इसलिए आधुनिक यंत्रों का जो आविष्कार हुआ है जिसमें होता है हार्वेस्टर, ठीक है, तो हार्वेस्टर के द्वारा बहुत बड़े खेत में बहुत ही कम समय में कटाई की जा सकती है और हमें अनाज प्राप्त हो जाता है। अब कटाई के बाद होता है भंडारण। भंडारण का मतलब है कि अब कटने के बाद जो फसल हमें प्राप्त हुई है उसका सही तरीके से संग्रहण हो सके, भंडारण हो सके। अब भंडारण क्यों किया जाता है, क्योंकि अब जैसे गेहूं की फसल हमने प्राप्त की, तो अब उस गेहूं को हमको साल भर अनाज को हमें खाना है,
तो अब उसको हम स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, तो इसकी भी कुछ बातें हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। तो क्या होता है कि जो अनाज होता है उसे हमें नमी से बचाना पड़ता है, कई प्रकार के कीटों से बचाना पड़ता है और चूहों से बचाना पड़ता है। तो इसके लिए अगर कम अनाज होता है तो जूट के जो बोरे होते हैं उसमें किसान रखते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर होता है जूट के बोरों में रख लिया, या फिर जो धातु के बने हुए बड़े बड़े बर्तन आते हैं उसमें रख देते हैं, है ना। अब अनाज को उन बर्तनों में रखने से पहले क्या किया जाता है, धूप में अच्छे तरीके से सुखा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायरस या फिर जो कीटाणु होते हैं, है ना, जो कि नमी के कारण जो उनमें अनाज को जो बर्बाद कर देते हैं, तो वो उनमें ना पनप पाए, इसलिए पूरी नमी को हटा दिया जाता है और उसके बाद उसे स्टोर करके रख लिया जाता है। और अगर बहुत बड़े स्तर पर फसल का उत्पादन होता है तो उसे फिर भंडार गृह में भेज दिया जाता है। अब ये हमारी पूरी कृषि पद्धति हो गई। अब हम देखते हैं जो फसल होती है वो फसल के प्रकार। ठीक है, फसल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी। खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो हम जानेंगे कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो ऐसी फसलें जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु मतलब जैसे जून में बोई जाती हैं और सितंबर तक काटी जाती है, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। इनके एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसके उदाहरण? सोयाबीन, मक्का आदि। ठीक है, मूंगफली। उसके बाद है हमारा रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। शीत ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं बच्चों? गेहूं, चना, मटर आदि। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में आपका ये बनेगा कि गेहूं जो है वो रबी क्रॉप्स है, लेकिन यदि उसे खरीफ सीजन में उगाया जाए तो क्या होगा? खरीफ सीजन मतलब कि बारिश के मौसम में अगर गेहूं की फसल को उगाया जाए तो क्या होगा? क्या हम उगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गेहूं के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यदि हम गेहूं की फसल को खरीफ सीजन में उगाएंगे तो वो बीज जो है पूरी तरह से सड़ जाएंगे, इसलिए हम नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था क्लास 8th का, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें आप वापस से आपको रिवाइज कर देती हूँ एक बार। फसल की डेफिनेशन आप सभी समझ गए होंगे कि जब बहुत बड़े स्तर पर फसल को बोया जाता है तो वो क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। पूरी टेक्निक से इसमें किस प्रकार से हम पूरी पद्धति अपनाते हैं, तो पहले मिट्टी को तैयार करना, है ना, बुआई करना, बोने के बाद फिर उसमें खाद या उर्वरक मिलाना, उसके बाद फिर सिंचाई करना। सिंचाई के भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम और एक और आपको बताया था मैंने ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ये आधुनिक टेक्निक्स है। और उसके बाद फिर 5th नंबर पे हमारा खरपतवार मतलब कि अनावश्यक पौधों को खेतों से अलग करना। देन उसके बाद पकी हुई फसलों को काटना, कटाई, और उसके बाद है हमारा कटी हुई फसलों मतलब जो अनाज हमें प्राप्त हुआ उसका भंडारण करना। और फसल हमने देख ली 2 टाइप्स की होती है। ओके, ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो शिक्षा सेतु को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ शिकायत है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और आपके दिए हुए सुझावों को मैं निश्चित रूप से देखूंगी और सुधार करूंगी अगर आपको कुछ लगता है तो। धन्यवाद।